नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने हिंदी व्याकरण की क्लास में। हमारा आज हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की क्लास होगी। इसमें हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, ये सब हम आज एक वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं वर्ण की परिभाषा। सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा है अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। क्या बच्चों, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है देखेंगे। अक्षर जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह ध्वनि जो मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसे अक्षर कहते हैं। या जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अक्षर कहते हैं। दूसरा है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि जिसे हम लिखित रूप देते हैं। क्या करते हैं? मुख से निकली ध्वनि जिसे हम लिखित रूप देते हैं उसे, वह वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख से निकली ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि जिसे हम लिखित रूप देते हैं। क्या करते हैं? लिखित रूप देते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। आगे देखेंगे भाषा की इकाइयां और कुल वर्ण। इसमें है भाषा की इकाई क्या है और इसमें कितने वर्ण हैं। भाषा की इकाई क्या है और इसमें कितने वर्ण हैं देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मतलब जिसे हम लिखते हैं, लिखित इकाई हमारा क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई मतलब जिसे हम मुख से बोलते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम मुख से बोलते हैं वह हमारा ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है बच्चों? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। आगे देखेंगे इसमें कितने वर्ण हैं। क्या वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में हमारा 52 वर्ण है। कितने हैं? 52 वर्ण। क्या क्या? इसमें हमारा 11 स्वर होता है। क्या होता है? 11 स्वर होता है। 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। 2 अयोगवाह होते हैं, 4 हमारे संयुक्त होते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या क्या होता है? हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। स्वर हमारा कितना होता है? स्वर 11। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कितने व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। इतना सभी को समझ में आया? देखेंगे कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में किस सन में? 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब जारी किया गया? 1983 में। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। किसने किया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। कब किया? 1983 में। कब किया बच्चों? 1983 में। चलिए इतना सभी को अगर समझ में आया, आगे देखते हैं। आगे क्या है? अंक और लिपि। अंक क्या है और लिपि क्या है बच्चों? अंक क्या है और लिपि क्या है देखेंगे। हमारा अंतरराष्ट्रीय अंक क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंक क्या है? 1 2 3 4 5 जो हम इस तरह से लिखते हैं वो हमारा अंतरराष्ट्रीय अंक कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय अंक क्या है? 1 2 3 4 5 आदि। फिर हमारा क्या है? देवनागरी लिपि, देवनागरी अंक। क्या है? देवनागरी अंक। इसमें है 1 2 3 4 5 जिसमें हम इस तरह से लिखते हैं वह हमारा देवनागरी लिपि है। आगे देखेंगे लिपि किसे कहते हैं। क्या है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को लिखित रूप देने, भाषा को लिखने का तरीका,
भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। दूसरा है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चों? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। इतना सभी को समझ में आया? तो बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। आगे चलते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर व्यंजन में अंतर क्या है हम यहाँ देखेंगे। स्वर वे वर्ण, स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना रुकावट के रूप में किया जाए, बिना रुकावट रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप यानी कि उसमें कोई रुकावट नहीं है, वह स्वतंत्र है, बिना रुकावट रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई आदि। क्या? अ, ई, उ आदि। व्यंजन हमारा क्या है? आगे देखेंगे। व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वह हमारा व्यंजन कहलाता है। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। उच्चारित मतलब उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका देखेंगे। व्यंजनों को हम आधा कैसे लिखते हैं देखेंगे। तो कुल संख्या व्यंजन की कितनी होती है? 33। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 33। आगे देखेंगे, व्यंजनों का लिखने का नियम क्या है? व्यंजनों को लिखने का नियम, व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है हम देखेंगे। हिंदी में दो ही ऐसे वर्ण हैं जो हमारी खड़ी पाई को पार करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी में दो ही ऐसे वर्ण हैं। क्या? हिंदी में दो ही ऐसे वर्ण हैं जो हमारे खड़ी पाई को पार करते हैं। वे कौन कौन से हैं? का और फा। कौन कौन से हैं? का और फा। खड़ी पाई क्या होता है? खड़ी पाई ये जो हमारा डंडी होता है, खड़ी पाई। हमारे पूरे वर्णमाला में दो ही ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। देखेंगे 9 वर्ण जो नीचे की तरफ लोटनिक मतलब घुमावदार, 9 वर्ण जो नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं, उन्हें हम हलंत लगाकर आधा करते हैं। कैसे आधा लिखते हैं? उन्हें हम हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अंगा, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र, ह। इसमें देखेंगे बच्चों कि हमारा जो 9 वर्ण लिखा हुआ ये नीचे की तरफ लोटनिक है या घुमावदार है। जैसे टा देखेंगे तो ये नीचे की तरफ घुमा हुआ है। हा को देख लो, हा भी ऐसे नीचे की तरफ घुमा हुआ है। तो इसको हम लोग आधा कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग हलंत लगाकर आधा लिखेंगे। कैसे? हलंत लगाकर। इसके नीचे हम लोग हलंत लगाएंगे तो यह हमारा आधा अक्षर बन जाएगा। फिर जैसे है र, ड, ट आदि। कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको हम कैसे आधा लिखेंगे? हलंत लगाकर। कैसे लिखेंगे? हलंत लगाकर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिंदु लगाने का तरीका। हम लोग हिंदी वर्णमाला में बिंदु कितने प्रकार से लगाते हैं? कितने प्रकार से लगाते हैं? 4 प्रकार से। कितने? 4 प्रकार से लगाते हैं। पहला पंचमा अक्षर। हम देखेंगे जो हमारा हिंदी में वर्ग होता है, कितने वर्ग हैं? का, च, ट, त, पा। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कौन कौन से? का, च, ट, त, पा। इसमें हमारा जो एकदम आखिरी अक्षर होता है, इसमें आखिरी अक्षर को हम पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? वर्ग के आखिरी अक्षर को पंचमा अक्षर कहते हैं। जैसे देखेंगे हमारा का वर्ग में का, ख, ग, घ और अंगा।
तो ये कैसा है, 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर होता है, इसलिए हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। तो पहला यही है कि पंचमाक्षर बिंदु लगाएंगे तो इसमें पंचमाक्षर में क्या, कहाँ बिंदु लगाएंगे, इसके पीछे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। इतना समझ में आया। दूसरा है नुक्ता। नुक्ता जो वर्ण के नीचे लगता है बिंदु, नुक्ता जो वर्ण के नीचे बिंदु लगता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता किसे कहते हैं, वर्ण के नीचे जो बिंदु लगता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। यहाँ देखेंगे ये का है, का के नीचे यहाँ लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता। यह अरबी फारसी अक्षर है। नुक्ता हमारा किसका अक्षर है, अरबी और फारसी का अक्षर है। तीसरा अनुस्वार। तीसरा क्या है, अनुस्वार। यह अंक के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार कहाँ लगाया जाता है, अंक के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ पे, वर्ण के ऊपर। यहाँ देखेंगे जैसे पंप, तो ये पा हमारा क्या है, वर्ण है एक, इसके ऊपर अनुस्वार लगा है। कहाँ लगा है अनुस्वार, वर्ण के ऊपर। चौथा देखेंगे उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त क्या, जो वर्ण के नीचे बिंदु लगती है, वर्ण के नीचे। देखिए यहाँ पे देखेंगे जैसे ये क्या है, ड़, क्या है, ड़, ये है ढ, क्या है, ढ। तो इसमें कहाँ लगा है, वर्ण के नीचे। कहाँ लगा है, वर्ण के नीचे। इसे उत्क्षिप्त को हम लोग ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन को, ताड़न जात और द्विगुण व्यंजन। इतना सभी को समझ में आया। इसमें हमारा नोट में बताया गया है, बिंदी के बाद वाले अक्षर को देखकर, बिंदी के बाद वाले अक्षर को देखकर हम उस वर्ग का आखिरी अक्षर आधा लिख सकते हैं। वर्ग अक्षर को आधा कैसे लिख सकते हैं, बिंदी के बाद वाले अक्षर को, क्या, बिंदी के बाद वाले अक्षर को हम देखकर उस वर्ग का आखिरी अक्षर आधा लिख सकते हैं। जैसे पंप लिखना हुआ, पंप, तो इसमें हम देखेंगे पा, फा, बा, भा, मा। इसका पंचमाक्षर क्या है, क्या है बच्चों, इसका पंचमाक्षर मा है। क्या है, मा है। तो इसे हम देखेंगे, पंप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पा आधा मा पा। तो यही बताया गया है बच्चों कि हम वर्ण के बिंदु के बाद वाले, तो बिंदु इस पे है, किस पे है, पा के ऊपर बिंदु है, फिर हमारा दूसरा अक्षर भी पा है। तो देखेंगे पा का आखिरी अक्षर यानी कि पंचमाक्षर क्या है, पा का पंचमाक्षर क्या है। तो पा वर्ग में देखेंगे पा, फा, बा, भा, मा। पंचमाक्षर क्या है, मा। तो इसलिए हम इस जगह पे आधा मा का प्रयोग कर सकते हैं। इतना सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम उत्क्षिप्त व्यंजन के नियम क्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन के नियम क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, इसको हम देखेंगे। इसे जानने के 5 नियम है। कितने नियम है, 5 नियम है, जिसमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है। उत्क्षिप्त का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, तो इसे जानने के 5 नियम है। इसे जानने के कितने नियम है, 5 नियम है, जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला क्या है, किसी शब्द के शुरुआत में, किसी भी शब्द के शुरुआत में हम उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं लगाते हैं। जैसे कोई भी हमारा अक्षर है, कोई भी शब्द है, उसके शुरुआत में जो पहला अक्षर लिखते हैं, वो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होगा। क्या, जो पहला अक्षर होगा वो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे डमरू, यहाँ डमरू है तो यहाँ हम नहीं लगा सकते हैं, क्या, बिंदी नहीं लगा सकते। जब बिंदी लगाएंगे तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी शब्द के पहले अक्षर में हम उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना आया। दूसरा देखेंगे, अंग्रेजी शब्दों में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, दूसरा है अंग्रेजी शब्दों में हम उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं, किसी शब्द के शुरुआत में नहीं करते हैं, और अंग्रेजी शब्द, जहाँ पे हमारा अंग्रेजी शब्द होता है वहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, तीसरा है द्वित्व व्यंजन। तीसरा द्वित्व व्यंजन में नहीं होता है। क्या, तीसरा क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे हम यहाँ पे हड्डी लिखे हैं, टिड्डी है, तो हड्डी
ऐसे भी लिखते हैं ह। जहां पे एक ही अक्षर दो बार आता है, एक आधा होता है एक पूरा होता है। क्या होता है? एक आधा होता है और एक पूरा होता है, वह हमारा द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कैसा व्यंजन कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो बच्चों द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन वह होता है जो एक ही अक्षर दो बार प्रयोग होता है। क्या होता है? एक ही अक्षर दो बार प्रयोग होता है और एक अक्षर आधा होता है और एक पूरा होता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चौथा है यदि उपसर्ग है, यदि शब्द में उपसर्ग पहले है, यदि शब्द में पहले उपसर्ग है तो वहां भी हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं प्रयोग होगा। यहां देखेंगे निडर, डर है, क्या है ये? डर एक शब्द है। क्या है? डर एक शब्द है, इसमें हम पहले नी लगाए हैं, नी। क्या लगाए हैं? नी। तो नी क्या है? नी हमारा उपसर्ग है। कैसा? क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवा देखेंगे डा और ढा के तुरंत पहले, डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद, डा और ढा के तुरंत पहले या तुरंत बाद यदि अनुस्वार हो तो, अनुस्वार यानी कि अंग, अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होगा, तो वहां पे उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखेंगे आडंबर, क्या देखेंगे? आडंबर। यहाँ पे है हमारा डा, यहाँ पे क्या है हमारा? ये क्या है? अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। ये तब यहाँ पे जहाँ पे अनुस्वार होता है वहां पे हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण या उच्चारण समय। क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों वर्गीकरण यानी कि उसका क्या बोलते हैं? वर्गीकरण को अलग अलग पार्ट में बांटना, स्वरों का वर्गीकरण। पहला हमारा है हरस स्वर या लघु स्वर। पहला क्या है? हरस स्वर या लघु स्वर, जिसे हम लोग छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। इसमें हरस आ, हरस ई, हरस उ और री। कौन कौन से वर्ण हैं? हरस आ, हरस ई, हरस उ और री। कौन कौन से वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। हरस आ, हरस ई, हरस उ और री। ये हमारे कैसे वर्ण हैं? हरस स्वर हैं या हरस स्वर या लघु स्वर है। इन्हें हम लोग एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं और छोटा स्वर भी बोलते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं इसे? हरस स्वर, लघु स्वर, चाहे छोटा स्वर बोले या एक मात्रिक स्वर बोले। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? हरस आ, हरस ई, हरस उ और री। इतना समझ में आया? अब देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। इसके उच्चारण में लघु से जब हम इसका उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा लघु स्वर से दोगुना समय लगता है। क्या? इसका उच्चारण समय में लघु से दोगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 7 होती है। लघु की कितनी होती है? 4 होती है। लघु की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ की 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से? दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ और औ। तीसरा हमारा है प्लुतु स्वर। क्या है? प्लुतु स्वर, जिनके उच्चारण में लघु से 3 गुना शब्द लगता है। जिनके उच्चारण में लघु से 3 गुना शब्द लगता है उसे हम प्लुतु स्वर बोलते हैं। यहां देखेंगे नोट में व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। क्या? व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन पे स्वर की मात्रा चढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? व्यंजन पर स्वरों की मात्रा चढ़ाई जाती है। आगे देखेंगे जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। क्या है? स्वरों का जो वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा में यानी कि जीभ। क्या है? जीभ। पहला है अग्र स्वर। पहला क्या है? अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर। तीसरा हमारा है पश्च स्वर।
अग्रस्वर क्या है? जो जीभ के अगले हिस्से से, जो जीभ के आगे वाले हिस्से से उच्चारित किया जाता है उसे हम अग्रस्वर बोलते हैं। अग्रस्वर किसे बोलते हैं बच्चों? जो जीभ के आगे वाले हिस्से से, जो वर्ण जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। यहाँ बताया गया है जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, क्या जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं वे हमारे अग्रस्वर होते हैं। अग्रस्वर कितने हैं? अग्रस्वर कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। इसमें है हरस ई, दीर्घ ई, ए और आय। कौन कौन से हैं? हरस ई, दीर्घ ई, ए और आय। ये हमारे 4 क्या हैं? अग्रस्वर हैं। क्या हैं? अग्रस्वर हैं। दूसरा हमारा है मध्यस्वर। मध्यस्वर यानी कि बीच का, बीच में जो होता है वो उदासीन होता है, उसे हम मध्य का स्वर बोले या उदासीन स्वर बोले, बात एक ही है। यहाँ पे देखेंगे जो जीभ के मध्य हिस्से से यानी कि बीच वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं, जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जीभ के बीच यानी कि मध्य से उच्चारित होते हैं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? केवल 1 होती है। कितनी होती है? 1। वह कौन सा है? अ। क्या है? अ। आप उच्चारण करके देख लीजिए, हमारा जो मध्य से उच्चारित होता है वो एक ही वर्ण है। वह कौन सा वर्ण है? अ। कौन सा वर्ण है? अ। तीसरा है पश्च स्वर। तीसरा क्या है? पश्च स्वर। जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। पश्च स्वर किससे बोले जाते हैं? जीभ के पिछले हिस्से, पिछले यानी कि पीछे वाले हिस्से से। जो वर्ण जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें हम पश्च स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को, जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को हम पश्च स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 5 होती है। कितनी होती है बच्चों? इनकी कुल संख्या 5 होती है। कौन कौन सी? दीर्घ आ, उ, ओ और आओ। कौन कौन सी होती है? दीर्घ आ, हरस उ और दीर्घ उ और फिर है ओ और आओ। कितनी होती है पश्च स्वर की संख्या? 5 होती। कितनी होती है? 5 होती है। यहाँ बताया गया है, देखिए ये हमारा क्या है? मुंह है। क्या है? मुंह। तो इसमें जीभ बीच में होता है। कहाँ होता है जीभ? ये हमारा क्या है? जीभ है। क्या है? जीभ है। ये हमारा जीभ का अगला हिस्सा है। क्या है? जीभ का अगला हिस्सा है। क्या है? जीभ का अगला हिस्सा है यानी कि आगे वाला हिस्सा है। क्या है? जीभ का अगला हिस्सा मतलब जीभ के आगे वाला हिस्सा, इसे हम अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। हरस ई, दीर्घ ई, ए और आय। कितनी है? 4 है। और कौन कौन सी है? हरस ई, दीर्घ ई, ए और आय। क्या है? फिर बीच में हमारा देखेंगे ये बीच वाला जगह स्थान है। क्या है? ये बीच वाला स्थान है। क्या है? बीच वाला स्थान। बीच वाले को हम मध्य स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। मध्य स्वर की संख्या कितनी है बच्चों? मध्य स्वर की संख्या सिर्फ 1 है। कितनी है? सिर्फ 1 है। वह कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? हरस आ। कौन सा वर्ण है? हरस आ। फिर हम देखेंगे पश्च स्वर। यहाँ देखेंगे पीछे वाला हिस्सा है, जीभ के पीछे वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसे पश्च स्वर बोलते हैं। जीभ के पीछे वाले हिस्से से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण को हम पश्च स्वर बोलते हैं। क्या कहते हैं? जीभ के पीछे वाले हिस्से से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण को हम पश्च स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ आ है, फिर हरस उ है, फिर दीर्घ उ है, फिर ओ और आओ। कितनी संख्या है? 5 है। फिर इसमें रा को शामिल नहीं किया जाता है। हमारे स्वर में री को शामिल नहीं किया जाता है। किसे शामिल नहीं किया जाता है? री को। क्यों नहीं किया जाता है इसे शामिल? देखो बच्चों, हम जब री का उच्चारण करते हैं तो यह हमारे व्यंजन वर्ण रा का उच्चारण देता है। क्या देता है? रा का उच्चारण देता है। इसलिए हम इसे स्वर में नहीं, क्या बोलते हैं, शामिल नहीं करते हैं। यहाँ बताया गया नोट में, री को शामिल नहीं किया जाता है। री को शामिल नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता है बच्चों? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है? जिह्वा के आधार पर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि री का उच्चारण
क्योंकि री का उच्चारण हमारा व्यंजन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? व्यंजन में। देखेंगे क्योंकि इसकी ध्वनि री निकलती है। क्या निकलती है? री। और रा हमारा क्या कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। और रा एक, देखो यहाँ पे बताया गया, और रा एक व्यंजन वर्ण है, इसीलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं। समझ में आया सभी को? चलिए रा के रूप और भेद। रा के कितने रूप हैं और उसके भेद कितने हैं देखेंगे। रा का सामान्य भेद। रा का सामान्य भेद यहाँ देखेंगे, रमेश, हरकेश आदि। यहाँ देखेंगे रा हमारा पूरा पूरा लिखा हुआ है। क्या है? रा पूरा पूरा लिखा हुआ है। यह रा का सामान्य भेद है। इसे हम बच्चों सब लोग जानते हैं कि यह रा का भेद है। फिर देखेंगे दूसरा बच्चों, रा का रेफ रूप। रा का रेफ रूप क्या होता है? जो रा हम देखते हैं जिसको बच्चे चुरकी वाला रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुरकी वाला रा बोलते हैं। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? चुरकिया वाला रा। वही हमारा रेफ रूप होता है। चुरकिया वाला रा नहीं होता। कैसा रा होता है? रेफ रूप होता है रा का, जो ऊपर लगता है। जो वर्ण के सॉरी हाँ, जो वर्ण के ऊपर लगता है उसे हम रेफ वाला रा कहते हैं। या नोट में, रा का रेफ रूप क्या है? रा का रेफ रूप ही आधा होता है। रा का रेफ रूप आधा होता है, बाकी सारे रूप पूरे होते हैं। बाकी सारा पूरा होता है। तीसरा है रा का पदेन रूप। तीसरा क्या है? रा का पदेन रूप। जैसे क्रम। देखेंगे बच्चों, इसे पदेन रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह नीचे लगता है। क्योंकि यह नीचे लगता है, इसलिए इसे रा का पदेन रूप बोलते हैं। सभी को समझ में आया? रा का जो रेफ रूप होता है, जो रा का रेफ रूप होता है, यही बस आधा होता है। बाकी सारे रूप पूरे होते हैं। क्या होते हैं? बाकी सब पूरे होते हैं। इसमें बताया गया है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ट्रक। क्या है? ट्रक। तो बच्चों ये कोई रा नहीं है। ये कोई रा नहीं है। इसमें पदेन रा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें रा पूरा और टा आधा होता है। क्या होता है? इसमें रा पूरा और टा आधा होता है। जैसे यहाँ देखेंगे बच्चों, मैंने बताया है कि लोटनिक वर्ण होते हैं। जो लोटनिक वर्ण होते हैं उनमें हम इन अक्षरों को आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं। क्या करते हैं? हलंत लगाते। तो इसे आधा ऐसे कर दिए तो ये हमारा आधा टा हो गया। अब ट्रक लिखना है तो क्या करेंगे? इसमें पदेन रा लगा देंगे। इधर से क्या करेंगे? पदेन रा लगा देंगे। तो और फिर बाद में का क्या कर देंगे? का। तो ये हमारा ट्रक हो गया। क्या हो गया? ट्रक। तो बच्चों क्या ये किसी प्रकार का रा नहीं होता है, या किसी प्रकार का रा नहीं है। इतना सभी को समझ में आया? आगे चलें। चलिए देखते हैं। मुख खुलने के आधार पर। क्या है? मुख खुलने के आधार पर वर्गीकरण। क्या? मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। दूसरा अर्धविवृत स्वर। दूसरा क्या है? अर्धविवृत स्वर। तीसरा संवृत स्वर। चौथा है अर्धसंवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या होता है? मुंह पूरा खुलता है। क्या होता है? विवृत स्वर में मुंह पूरा खुलता है। इसमें देखिए अ बोले अ, तो ये हमारा क्या है? मुंह पूरा नहीं खुला। और आ बोले तब आ बोलेंगे तो हमारा पूरा मुंह खुलता है। इसलिए हमें ज्ञात होता है कि आ हमारा विवृत स्वर है। विवृत स्वर में मुंह पूरा खुलता है। जब भी हम विवृत स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें हमारा मुंह पूरा खुलेगा। दूसरा है अर्धविवृत। अर्धविवृत यहाँ पे देखिए, अर्ध से ही ज्ञात हो जाता है कि यह आधा। इसमें अर्धविवृत स्वर में मुख हमारा जो है वो आधा खुलता है। क्या होता है? आधा खुलता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम बताए हैं अभी आ, देखिए उच्चारण करके आप लोग खुद ही देख लीजिए। आ क्या है? आ। तो इसमें हमारा मुख क्या होता है? आधा खुलता है। और ये है ए और औ। आ, ए और औ।
ये जब 3 वर्ण हम उच्चारित करते हैं तो इसमें हमारा मुंह पूरा नहीं खुलता है, इसमें हमारा मुंह आधा खुलता है। कितना खुलता है? आधा खुलता है। तीसरा है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, इसमें मुख लगभग बंद रहता है। क्या होता है? इसमें हमारा लगभग मुंह बंद होता है। जैसे है ई और फिर दीर्घ में ई ऊ और ऊ, इसमें हमारा लगभग मुंह क्या होता है? बंद होता है। चौथा है अर्ध समृद्ध। क्या है? चौथा अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें हमारा मुंह आधा बंद रहता है। क्या होता है? आधा बंद रहता है। ए और औ, कितने वर्ण है इसमें? 2 वर्ण है। कौन कौन से हैं? ए और औ। यहां नोट में देखेंगे, जहां पर वर्ण की गोल प्रकृति होती है, जहां पर वर्ण की गोल प्रकृति होती है वहां पर रा को नीचे खींचते हैं। कहाँ खींचते हैं? रा को नीचे खींचते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ट, ड, तो यहाँ पे रा को कहाँ खींचेंगे? ऐसे तो खींचेंगे नीचे। कहाँ खींचेंगे? नीचे खींचे हैं। जैसे ट्रक है। फिर तथा जहां पर नहीं होता है वहां पर रा को थोड़ी नीचे से खींचते हैं। जहां पर नहीं होता है, क्या? जहां पर गोल प्रकृति नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जहां पर वर्ण की गोल प्रकृति नहीं होती है वहां हम रा को थोड़ा सा, उस जो वर्ण लिखा होता है उस वर्ण के थोड़े से नीचे से खींचते हैं। कहाँ से खींचते हैं? थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे से नहीं, बस थोड़े से नीचे से। जैसे यहाँ पे भ्रम है, भ्रम, बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से, ये बिल्कुल यहाँ से बच्चों यहाँ से नहीं खींचा जाता है, यहाँ से खींचा जाता है। कहाँ से? थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे? यहाँ से। तो यह क्या है? जहां पर वर्ण की गोल प्रकृति होगी वहां को रा नीचे वहां पर रा को नीचे खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे? नीचे से खींचेंगे। और जहां पर वर्ण की गोल प्रकृति नहीं होती है वहां पर रा को हम थोड़ा सा नीचे से खींचते हैं। कहाँ से खींचते हैं? थोड़ा सा नीचे से खींचते हैं। इतना सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे जातीय विभाजन और उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे? जातीय विभाजन और उच्चारण स्थान। जातीय विभाजन क्या है? जैसे जातीय विभाजन में स्वर, पहला क्या है हमारा? स्वर। क्या है? स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2, सजातीय और संयुक्त स्वर। कितने में बांटा गया है? 2। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? पहला है सजातीय, सजातीय यानी कि एक जात के, क्या? और दूसरा संयुक्त स्वर। दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर, जो अलग जाति के होते हैं। सजातीय का मतलब जो एक जाति के होते हैं, सजातीय मतलब जो एक जाति के होते हैं। संयुक्त स्वर यानी कि जो अलग जाति के होते हैं। एक जाति के कौन कौन से होते हैं बच्चों? 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण। कौन कौन से? हमारा है आ, ई और उ। बच्चों हम देखेंगे इसमें हम इसको कैसे कह सकते हैं कि एक जाति का वर्ण है। इसमें बच्चों हम अ और आ मिला के ही आ करेंगे। क्या करेंगे? इसमें देखेंगे हमारा हरस आ मिलकर दीर्घा बन जाता है। क्या है? जब हम हरस आ और हरस आ को मिलाएंगे तो हमारा दीर्घा बनेगा। क्या होगा? जब हरस आ और हरस आ को जोड़ देंगे तो हमारा दीर्घ वर्ण बन जाएगा, दीर्घ आ। दूसरा है दीर्घ। इसमें हम देखेंगे बच्चों हरस ई और हरस ई। क्या करेंगे? हरस ई और हरस ई से हमारा दीर्घी बनता है। दीर्घ किससे बनता है? हरस ई और हरस ई से। फिर तीसरा है दीर्घ। दीर्घ किससे बनता है? दीर्घ उ हमारा हरस उ और हरस उ से बनता है, इसलिए हम इसे सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। दीर्घी, दीर्घ उ और दीर्घ अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। कितने होते हैं? 3 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, आए, ओ, आओ। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, आए, ओ और आओ। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो अलग जाति के होते हैं। क्या? जो अलग जाति के होते हैं। इसमें देखेंगे ए हमारा किस वर्ण से मिलके बनता है? हरस आ से और हरस ई से। जब हम हरस आ और हरस ई मिलाएंगे तब तो हमारा ए बनेगा। ए कैसे बनेगा? हरस आ और हरस ई से। यहाँ आए देखेंगे, आए में हरस आ और आए, ए क्या है? हरस आ और ए।
ओ को देखेंगे हरस आ और ऊ मिलके क्या होता है, ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। आओ देखेंगे हरस आ और ऊ से किससे बनता है, हरस आ और दीर्घ ऊ से हमारा आओ बन जाता है। इतना सभी को समझ में आया। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला सजातीय, दूसरा संयुक्त। पहला सजातीय स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। क्या है, स्वर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सजातीय स्वर, दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर की संख्या कितनी होती है, सजातीय स्वर की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घो। कितने हैं, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घो। और विजातीय संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी, 4 होती है। ए, आए, ओ और आओ। क्योंकि ये अलग अलग वर्ण से मिलके बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग वर्ण से मिलके बने। देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो हमारा सजातीय स्वर होता है ये एक ही स्वर से है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ऊ और ऊ, ई। यहाँ देखेंगे जो हमारा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर अलग अलग स्वर से मिलके बना है। किससे, अलग अलग वर्ण से मिलके बना है। यहाँ देखेंगे हमारा हरस आ और हरस ई। तो आ हमारा दूसरा है और ई दूसरा है। दो अलग अलग वर्ण से मिलके बना, इसलिए हम लोग इसे संयुक्त स्वर बोलते हैं। फिर देखेंगे उच्चारण स्थान। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखेंगे पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ। किससे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ। कितने प्रकार से होता है, 2, 2, 4 और 1, 5। उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तालु से, मूर्धा से, दंत से और होठ से। कहाँ कहाँ से होता है, तो कंठ से देखेंगे बच्चों का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। ये हमारे का वर्ग के वर्ण होते हैं। का वर्ग में देखेंगे का वर्ग, का, खा, का वर्ग यहाँ देखेंगे ये का, खा, गा, घा और अंगा। कौन कितने वर्ड हमारे का वर्ग में, 5। का, खा, गा, घा, अंगा। और है फिर इसके बाद अ, हरस आ, दीर्घा और हा और विसर्ग। विसर्ग हमारा आहा। क्या होता है विसर्ग, आहा। फिर हमारा तालु। तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारण किए जाते हैं, तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। देखेंगे इसमें चा वर्ग। कौन कौन क्या होता है, चा वर्ग है। फिर हरस ई, दीर्घी, या और सा। इसका बच्चों सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, तालु इचु यशा नाम तालु। क्या होता है इसका सूत्र, इचु यशा नाम तालु। तालु से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, चा। कौन सा है, पहले चा वर्ग। तो चा वर्ग में देखेंगे हमारा कौन कौन सा वर्ण आएगा, चा, छा, जा, झा, इया। क्या आएगा, चा, छा, जा, झा, इया। फिर इसमें देखेंगे हरस ई, दीर्घी और या और सा। कौन कौन सा वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्ण। कौन कौन से वर्ण आएंगे, चा वर्ग के सभी वर्ग। चा वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5। फिर इसमें 4 वर्ण और, हरस ई, दीर्घी और या और सा। फिर देखेंगे बच्चों मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, तो इसमें है हमारा टा वर्ग। कौन सा वर्ग, टा वर्ग। टा वर्ग के कितने, टा वर्ग में कितने वर्ण, 5 वर्ण। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। कौन कौन से वर्ण, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये और फिर रा, री, रा और सा। कौन कौन से, फिर री है, रा है और सा है। क्या है, री है, रा है, सा है। फिर चौथा हमारा है दंत। दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारण किए जाते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें क्या है इसमें ता वर्ग। क्या है, ता वर्ग। ता वर्ग के 5 वर्ण कौन कौन से, ता, था, दा, धा और ना। कौन कौन से वर्ण, ता, था, दा, धा, ना। और हमारा ला और सा। कौन कौन से, ता वर्ग, ला और सा। फिर हमारा होठ। क्या है, होठ। इससे हमारा पा वर्ग। देखेंगे जब हम पा, फा, बा, भा, मा ये 5 वर्ण का उच्चारण करते तो हमारा ये जो हमारा आगे का हिस्सा होठ है ये इससे बोलते हैं। देखेंगे बोलेंगे पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जब 5 वर्ण हम उच्चारण करते तो हमारा होठ एक दूसरे से, तो क्या बोलते हैं, होठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, पा वर्ग है और उ और
दीर्घ ऊ। कौन कौन से? पा वर्ग और हरस उ दीर्घ ऊ। कौन कौन से? पा वर्ग, हरस उ और दीर्घ ऊ। चलिए आगे देखेंगे, नुक्ता और प्रण तत्व। नुक्ता किसे कहते हैं? बच्चों मैंने अभी बताया था, जो इस तरह से बिंदु लगाई जाती है, जो वर्ण के इस वर्ण में इस तरह से बिंदु लगाई जाती है, उसे हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। इन्हें नई विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। नुक्ता को क्या कहते हैं? नई विकसित ध्वनियां। नुक्ता को नई विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे हिंदी में कब हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। किसने किया था नुक्ता का सर्वप्रथम प्रयोग? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। फिर है प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। क्या है? वर्णों का प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर वर्णों को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो हमारा है दो। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण क्या होता है बच्चों? मैंने बताया है कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्या कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। का, चा, टा, ता, पा। कितने वर्ण? 5 वर्ण। तो इसमें देखेंगे जो हमारा वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है, क्या? वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है, वो हमारा अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण को बोलने में बच्चों कम श्वास की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण का जब हम उच्चारण करते हैं तो देखते हैं उसमें हमारा कम श्वास की आवश्यकता होती है। देखेंगे जैसे का वर्ग देखेंगे, कौन से वर्ग का देखेंगे? का वर्ग का। तो इसमें देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। क्या क्या देखेंगे? का वर्ग के जो 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। पहला क्या है? ये पहला वर्ण हो गया का, ये तीसरा और ये 5वां। क्या होता है? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है, वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। और बच्चों इसमें है अंतःस्थ व्यंजन और अंगा, सभी वर्ण कुल मिला के 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल मिला के 31 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन प्लस अंगा प्लस सभी स्वर। कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, 5वां प्लस अंतःस्थ व्यंजन और अंगा प्लस सभी स्वर। कुल संख्या कितनी हो जाती है? 31। कितनी हो जाती है? 31। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 31। महाप्राण की कुल संख्या कितनी है? 15। महाप्राण की कुल संख्या कितनी है? 15। महाप्राण बच्चों वह वर्ण जिसे बोलने में ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है। क्या होता है? वह वर्ण जिसे बोलने में या उच्चारित करने में, क्या है? वह वर्ण जिसे बोलने में या उच्चारित करने में ज्यादा श्वास की आवश्यकता होती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ढ़ प्लस ऊष्मीय व्यंजन प्लस ऊष्मीय व्यंजन, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 15। कुल मिला के कितने वर्ण हो जाएंगे? 15 वर्ण। क्या है बच्चों? प्राण तत्व के आधार पर प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्राण तत्व के आधार पर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। क्या होता है? सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है, प्लस उसमें अंतःस्थ व्यंजन और प्लस अंगा और सभी स्वर। कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन प्लस अंगा प्लस सभी स्वर। कुल मिला के कितनी संख्या? 31 संख्या। कितनी? 31। हमारा महाप्राण क्या होता है? महाप्राण को बोलने में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। कितनी? अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा क्या है? वर्ग का क्या है? जो हमारे 5 वर्ग हैं उनका
दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। प्लस ढ प्लस ऊष्मीय व्यंजन प्लस ऊष्मीय व्यंजन। महाप्राण की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15। महाप्राण की कुल संख्या 15। इतना सभी बच्चों को समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर, क्या बच्चों? स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। स्वर तंत्र के आधार पर कितना है? 2 है। क्या है? घोष और अघोष। क्या है? घोष और अघोष। क्या है बच्चों? स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने होते हैं? 2। पहला घोष, दूसरा अघोष। देखेंगे घोष, घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष। वह स्वर तंत्रियों के पास आने पर, वह वर्ण जो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से, वह वर्ण जो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से, क्या बच्चों? जो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष। क्या कहते हैं? सघोष या घोष। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। फिर हमारा दूसरा है अघोष। दूसरा क्या है? अघोष। अघोष की कुल संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। इसमें देखेंगे स्वर तंत्रियों के पास आने पर, क्या है? स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। उनके बीच से हवा नहीं निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण बोलते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। क्या होती है? कुल संख्या 13 होती है। यहाँ पे कैसे बच्चों? देखेंगे सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, क्या? सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। और सा, शा और सा तीनों स्वर, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। कौन कौन से? तालव्य सा, दंत्य सा, मूर्धन्य सा। इसमें कुल संख्या कितनी होती है? 13। अघोष क्या होता है? जो स्वर तंत्र, वह वर्ण जो स्वर तंत्रियों के पास, जब स्वर तंत्रियों के पास आ जाते तो उनके बीच से हवा नहीं निकलती है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। अघोष की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और सभी बच्चों, सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा सघोष होता है। और यहाँ देखेंगे सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, क्या बच्चों? सभी वर्ग का पहला, तीसरा, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होते हैं। सघोष होता है। हमारे पास संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। कितने होते हैं? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? काशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काशा। छत्र नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्र नहीं, इसे हम लोग काशा बोलते हैं। क्योंकि यह का और सा से मिलके बना होता है। किस से मिलके बना होता है? का और सा से, इसलिए हम इसे काशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काशा बोलते हैं। दूसरा हमारा है त्रा। दूसरा क्या है? त्रा। यह किस से मिलकर बना है? आधा ता और पूरे रा से। किससे? आधा ता और पूरे रा से। देखेंगे बच्चों, हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं? ये जो हमारा का और सा से मिलकर जो बच्चे बोलते हैं छत्र, छत्र नहीं, ये काशा होता है। काशा को हम और आगे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या है? लिख सकते हैं। का है, फिर सा है। क्या है? का और सा। तो बच्चों हम देखेंगे, मैंने बताया है कि क्या बोलते हैं, सा में आ छुपा होता है। व्यंजन, सभी व्यंजन वर्ण में एक स्वर छिपा होता है। तो सा को हम किस तरह? ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा सा और आ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसे आ और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हलंत लगाएंगे और आ लिखेंगे। ये जो ज्ञा है इसे हम ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आधा जा और इया से मिलके बना होता है। किससे? आधा जा और इया से मिलके बना होता है, इसलिए इसे हम ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या। इसका शुद्ध उच्चारण ज्या है बच्चों, ज्ञा नहीं। चौथा क्या है? स्रा। हमारे पास चौथा क्या है? स्रा।
स्रा क्या है, ये हमारे आधा शा, ये तालब्य वाला आधा शा और रा, इससे हमारा मिलके बनता है स्रा। इतना सभी को समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। शब्दकोश में स्थान और वर्ण विच्छेद। शब्दकोश में हमारे वर्णों का स्थान क्या है? क्या शब्दकोश में हमारे वर्णों का स्थान क्या है और वर्ण विच्छेद क्या है? देखेंगे इनका क्रम, स्वर क्रम देखेंगे। क्या पहले, सबसे पहले क्या बोलेंगे? स्वर क्रम। स्वर क्रम कहाँ से हमारा वर्ण, स्वर वर्ण कहाँ से शुरू होता है? पहले अनुस्वार से। किससे? अंग, फिर चंद्र बिंदु, फिर आहा, फिर हरस आ, फिर आ, फिर ई। क्या बच्चों, सबसे पहले किस से शुरू होता है? अंग से। का खत्म कहाँ होता है? अ पर। कहाँ खत्म होता है? अ पर। और हमारा देखेंगे ये हमारा क्या है? स्वर क्रम। स्वर क्रम क्या है? स्वर क्रम है। दूसरा हमारा देखेंगे व्यंजन क्रम। दूसरा क्या देखेंगे? व्यंजन क्रम। व्यंजन में क के बाद हमारा काशा आता है। क्या आता है? काशा। क्यों आता है? क्योंकि यह का और सा से मिलके बना होता है। किससे? का और सा से मिलके। इसका क्या बोलते हैं? इसका विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद। कैसे होगा? आधा का और सा से। किससे होगा? आधा का और सा से। तो ये क्या बोलते हैं? का के बाद क्या आएगा हमारा? काशा आएगा। क्या आएगा? काशा। फिर खा के खा, फिर जा के बाद हमारा क्या आएगा? ज्ञा। क्या आएगा? ज्ञा। ता के बाद त्रा, फिर शा के बाद स्रा। ये हमारे शुद्ध क्या बोलते हैं? वर्णों का स्थान है। क्या है? वर्णों का स्थान है। फिर हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है? तो मैंने बच्चों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। यहाँ देखते हैं द्रव्य। द्रव्य में क्या है? ये हमारा जो नीचे लटका हुआ है रा, क्या जो नीचे लटका हुआ है रा, ये हमारा क्या होता है? कैसा रा होता है? पूरा रा होता है। कैसा होता है? पूरा रा होता है। कैसा होता है? पूरा रा होता है। और जो हमारा दा होता है ये आधा होता है। यहाँ पे बच्चों गलत हो गया है, देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये जो हमारा नीचे लटका हुआ रा होता है ये कैसा वर्ण होता है? ये पूरा होता है। जो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों पूरा दिखाई देता है हमें, जो हमें पूरा दिखाई देता है वो हमारा आधा अक्षर होता है। इसका देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे वर्ण विच्छेद, आधा दा और फिर पूरा रा। क्या? आधा दा फिर पूरा रा। तो रा में हम क्या करेंगे? आ ऐड करेंगे। क्या करेंगे? आ। फिर हमारा क्या है? वा। क्या है? वा। तो वा को हम कैसे लिखते हैं? वा को हम आधा वा और आ लगा के इसे पूरा करते हैं। क्या करते हैं? तो सभी को समझ में आया बच्चों वर्ण विच्छेद। फिर यहाँ देखेंगे कृषि। क्या देखेंगे? कृषि। कृषि में हमारा नीचे क्या है? ये री का मात्रा है। किसका मात्रा है? री का। तो पहले क्या करेंगे? पूरा का लिखेंगे। फिर क्या है? उसके बाद री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? री। क्या? री। उसके बाद हम लिखेंगे शा। क्या लिखेंगे? शा। अब इस पे देखेंगे, इस पे मात्रा किसकी चढ़ाई गई है? मात्रा किसकी चढ़ाई गई है? छोटी की मात्रा चढ़ाई गई है। किसकी मात्रा चढ़ाई गई है? छोटी की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? छोटी। क्या लिखेंगे? छोटी ई। सभी को समझ में आया बच्चों? यहाँ पे हमारा है ट्रेन। क्या है? ट्रेन। क्या है? ट्रेन। तो यहाँ देखेंगे आधा टा लिखे, फिर रा लिखे, फिर ए, फिर आधा ना और ना। क्योंकि यहाँ ए कैसे आया? तो देखेंगे यहाँ टा के ऊपर ए की मात्रा चढ़ाई गई है। ए कैसे आया? यहाँ देखेंगे टा के ऊपर ए की मात्रा चढ़ाई गई, इसलिए यहाँ पे हमारा ए आया। सभी को समझ में आया? ज्ञान का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ज्ञान का वर्ण विच्छेद पहले आधा जा, फिर इया, फिर आ, दीर्घा। कैसा? आ, दीर्घा। क्योंकि यहाँ पे दीर्घ मात्रा चढ़ाई गई है। कैसी मात्रा चढ़ाई है? दीर्घ मात्रा। फिर देखेंगे ना और हरस आ। कुल मिला के इससे हमारा क्या बनता है? ज्ञान। क्या बनता है? ज्ञान। फिर देखेंगे तीसरे यहाँ पे कंगन। कंगन का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाएगा? इसके ऊपर तो अनुस्वार लगा हुआ है। क्या लगा है? अनुस्वार। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। आधा का क्या करेंगे? आधा का, फिर हमारा क्या? अनुस्वार, अंग। क्या है? अंग। तो यहाँ पे अंग को पूरा लिख देंगे। फिर हमारा क्या है? अंग के बाद गा। का के बाद क्या है? गा। तो यहाँ पे देखेंगे आधा गा, यहाँ पे आधा गा और आ, फिर यहाँ पे आधा ना आ। कुल मिला के हमारा बन जाएगा कंगन। क्या बन जाएगा? कंगन। सभी को समझ में आया वर्ण विच्छेद कैसे होता है?
बताइए सभी को समझ में आया वर्ण विच्छेद कैसे होता है? चलिए, सभी को समझ में आया कि शब्दकोश में वर्णों का स्थान और विच्छेद? सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया? तो हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।